तो आज हम बात करने वाले हैं टिहरी गढ़वाल के इतिहास की एक ऐसे दौर की, एक ऐसे काले अध्याय की जहां की टैक्स व्यवस्था मतलब जो कर प्रणाली थी वो लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। और ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं है बल्कि उस दर्द और उस शोषण की है जिसका असर पीढ़ियों तक रहा। तो चलिए सबसे पहले उस बैकग्राउंड को समझते हैं, उस माहौल को जानते हैं जहां ये सब कुछ हो रहा था। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है, ये एक कहानी है उस जनता की जो पीढ़ियों से गरीबी और जुल्म के बोझ तले दबी हुई थी। लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि कमाई के साधन तो थे बहुत कम, लेकिन उन पर जो टैक्स लगाए गए थे वो उनकी कमाई से कहीं ज्यादा थे। और बात सिर्फ टैक्स की रकम की नहीं थी, जो सरकारी अधिकारी वसूली करने आते थे उनका तरीका, वो तरीका भी बहुत ही क्रूर था, बहुत बेरहम। अब इस पूरे शोषण की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा, है ना? क्योंकि कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था, उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बिना, मतलब उसके ऐतिहासिक संदर्भ के बिना समझना नामुमकिन सा होता है। तो हुआ ये कि टिहरी रियासत की स्थापना की थी महाराजा सुदर्शन शाह ने, और इसमें मदद की थी अंग्रेजों ने। लेकिन जैसा कि होता है, इस मदद की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। गढ़वाल का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और टिहरी रियासत को एक तरह से कहें तो उनकी हुकूमत के नीचे आना पड़ा। और देखिए, ये जो नई टैक्स की व्यवस्था लागू हुई, उससे पहले भी लोगों के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। वो पहले से ही बहुत कमजोर थे। सोचिए, 1795 में इक्कावनी बावनी नाम का एक भयानक अकाल पड़ा। फिर 1803 में एक ऐसा जबरदस्त भूकंप आया जिसने पूरे के पूरे गांव तबाह कर दिए। मतलब कुदरत के कहर ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ रखी थी। तो अब आते हैं उन खास टैक्सों पर, वो कर जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी और उनकी जमीन से जुड़े हुए थे। और ये कोई मामूली नियम नहीं थे, ये वो कानून थे जो हंसते खेलते परिवारों को रातों रात बर्बाद कर सकते थे। औताली, ये नाम सुनिए। ये सिर्फ एक टैक्स का नाम नहीं था, ये एक तरह से मौत का फरमान था। जरा कल्पना कीजिए, किसी जमींदार की मौत हो गई और उसके कोई बेटा नहीं है, तो बस उसे औता घोषित कर दिया जाता था। और उसके बाद औताली नाम का ये बेरहम कानून उस पूरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि औताली का मतलब सिर्फ जमीन छीनना नहीं था। नहीं, ये उस परिवार से उसकी पहचान, उसका सम्मान, उसकी आज़ादी सब कुछ छीन लेता था। खासकर महिलाओं की हालत तो बहुत ही दयनीय हो जाती थी। उन्हें राज्य की प्रॉपर्टी मतलब जागीर समझ लिया जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता था। मतलब ये सिस्टम ऐसा था कि लोग अपनी बदनसीबी से भाग भी नहीं सकते थे। सोचिए, कोई परिवार बेहतर जिंदगी की उम्मीद में अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाने की सोच भी ले तो ग्याली नाम का कानून तैयार बैठा था। जैसे ही वो जाते, उनकी जमीन तुरंत राज्य की हो जाती थी, कोई रास्ता ही नहीं था बचने का। और फिर था मुनियाली। ये जमीन हड़पने का एक और तरीका था। अगर किसी की मौत हो जाए और उसका कोई कानूनी वारिस न हो तो बस उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सीधे सीधे राजा के खजाने में चली जाती थी। लेकिन राज्य का लालच सिर्फ यहीं तक नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जमीन के अलावा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू से पैसा वसूला जाता था। चलिए देखते हैं कैसे। एक शब्द था नजराना। ये एक ऐसी फीस थी जो जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों को देनी पड़ती थी। कमाल की बात तो ये है कि ग्याली या मुयाली के तहत जो जमीन सरकार जब्त करती थी, उसे भी वो नजराना लेकर ही किसी और को देती थी। मतलब हर तरफ से कमाई। ये राज्य की इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया था। और ये नजराना कहाँ कहाँ लगता था, जरा देखिए। बेटा गोद लेना है, नजराना दो। अपनी बेटी या किसी पंडित को जमीन तोहफे में देनी है, नजराना दो। अपनी खेती की जमीन बढ़ानी है, बंजर जमीन पर खेती शुरू करनी है, जमीन बेचनी है। हर काम के लिए, हर चीज के लिए राज्य को पैसा देना पड़ता था। ये एक ऐसा जाल था जिससे बचना नामुमकिन था। और फिर था देण ऋण। ये एक बहुत ही खास किस्म का टैक्स था। ये आम लोगों को शाही परिवार के जश्न का खर्चा उठाने पर मजबूर करता था। मतलब राजघराने में शादी है या राजकुमार का जन्म हुआ है तो जश्न तो राजा मनाएगा, लेकिन उसका बिल चुकाएगी आम जनता। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। लोगों को अपने सालाना लैंड रेवेन्यू का मतलब भू राजस्व का 1/4 हिस्सा, 1/4 और देना पड़ता था।
जरा सोचिए, जो लोग पहले से ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, उन पर इस एक्स्ट्रा बोझ का क्या असर होता होगा। तो अब तक हमने जो भी देखा, चलिए उसे एक साथ रखकर इस पूरे सिस्टम के असर को समझते हैं। ये सब मिलकर शोषण का एक ऐसा चक्र, एक ऐसा मकर जाल बनाते थे जिसने टिहरी के लोगों को पूरी तरह से जकड़ रखा था। ये पूरी कहानी का सार है एक ही नज़र में। देखिए, एक तरफ थे आम लोग जिनकी आमदनी बहुत कम थी, जो कुदरत के कहर से भी परेशान थे और हर पल असुरक्षित महसूस करते थे। और दूसरी तरफ था राज्य, जो लगातार भारी टैक्स लगा रहा था, बेरहमी से वसूली कर रहा था और जिंदगी के हर मौके को कमाई का एक जरिया बना चुका था। और आखिर में ये नतीजा सब कुछ साफ कर देता है। ये सिस्टम इस तरह से बनाया ही गया था कि राजा के इरादे चाहे जो भी रहे हों, जमीनी हकीकत ये थी कि अधिकारी लगातार लोगों का शोषण कर रहे थे। ये एक ऐसी मशीन बन चुकी थी जो बस लोगों को पीस रही थी। टिहरी रियासत की ये कहानी हमें गवर्नेंस की, मतलब शासन की एक सदियों पुरानी चुनौती पर सोचने के लिए मजबूर करती है। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी सरकार अपने खर्चे चलाने, अपनी वित्तीय जरूरतों और अपने ही नागरिकों की भलाई के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन कैसे बनाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है।